गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको आपकी एग्ज़ाम डेट शीट सेंड कर दी गई है ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स की अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। जिसके भी नोट्स इनकम्प्लीट हैं या किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं, वो अपने फ्रेंड्स से नोट्स ले करके उन्हें कंप्लीट कर लें। एक्सप्लेनेशन आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन का रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा टाइम अगर सारे सब्जेक्ट्स को देंगे तो ईज़िली आप जो है वो बोर्ड के लिए भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, और जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। हमारे लास्ट एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने एनिलीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, एनिलीन के जो रासायनिक गुण थे, उसमें लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पड़ी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड है। जब हमारा एनिलीन कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बनता क्या है? फेनिल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का जो स्ट्रक्चर है मैं बता चुका हूँ, NCO। ये जो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आप देख रहे हैं, यही होता है आपका आइसोसाइनेट, और C6H5 जो होता है वो होती है फेनिल रिंग। तो इसमें रिएक्शन क्या हुई? जो C6H5NH2 में जो H2 था उसने COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड के दो क्लोरीन के साथ अटैच्ड होकर के क्या बना लिया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो अणु जो है हमें प्राप्त हो गए, वो निकल गए। ये माइनस का साइन है, ये निकल गए हमारे। और साथ में बचा क्या? ये जो C डबल बॉन्ड O है ये जा कर के यहाँ पर इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो बन गया फेनिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एनिलीन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म डाइफेनिल थायोयूरिया। डाइफेनिल का मतलब यहाँ पर हमें कितने एनिलीन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमने देखिए 2 मॉलिक्यूल एनिलीन के ले लिए 2C6H5NH2, और साथ में हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड CS2। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम जब ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा H और ये जो H2 आप देख रहे हो, जो सल्फर देख रहे हैं, ये H2S बना करके क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो H2S गैस जो है वो निकल जाती है हमारी। बसता क्या? C डबल बॉन्ड S। ये C डबल बॉन्ड S जा करके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से कंबाइंड हो जाता है। नाम पड़ जाता है डाइफेनिल थायोयूरिया। डाइफेनिल, 2 फेनिल रिंग हैं और यहाँ पर दोनों NH ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम पड़ गया डाइफेनिल थायोयूरिया। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीडेशन है, हमारे एनिलीन का ऑक्सीकरण है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण जो होता है एनिलीन का, यानी कि एनिलीन का जो ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीकारक पर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। ऑक्सीडेशन कराना हो या रिडक्शन कराना हो, दोनों को ही कराने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीकरण कराना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो आपके जो उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपने एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैराबेंजोक्विनोन, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर आप एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो एनिलीन जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि काले रंग की डाई आपको प्राप्त होगी। अगर आप एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो एजोबेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, तो एजोबेंजीन का निर्माण होगा। अब देखिए यहीं पर ही 2 ऑक्सीकारक, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक चीज़ में अंतर है। ये हमने लिया है अम्लीय KMnO4 और ये हमने लिया है एल्कलाइन KMnO4। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रल KMnO4 लें, यानी कि ना ही आप अम्लीय लें ना ही क्षारीय लें, आप उदासीन KMnO4 ले लें, तो क्या बनेगा? एजोबेंजीन बनेगी, साथ में नाइट्रोबेंजीन बनेगी। एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, और नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर, ये आप बेंजीन रिंग जो बनाते हैं इस तरह से आपकी बेंजीन रिंग बनती है, और ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा पैराबेंजोक्विनोन, जो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर सेम है।
नेक्स्ट, अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaOCl, ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की उपस्थिति में अपनी ये रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म होगा पैरा अमीनो फिनॉल। एंड अगर आप कारोज एसिड यानी कारोज अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा रहे हैं जिसका फॉर्मूला H2SO5, देखिए H2SO4 जो होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन H2SO5 जो होता है वो होता है कारोज अम्ल। इसकी उपस्थिति में अगर आप ये अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीकरण की तो आपको प्राप्त होगा नाइट्रोसोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। एंड अगर आप कंसंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र HNO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। जो नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन और अमोनिया ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीकरण के अलग अलग उत्पाद, अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं आपको प्राप्त होते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, आपके ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो जब हम हमारे एनिलीन की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें सिर्फ क्षार यानी कि सिर्फ बेस जो है वो प्राप्त होता है। देखिए C6H5NH2 ये एनिलीन है और C6H5CHO ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। तो इन दोनों को हमने आपस में फ्यूज़ कराया, कंडेंसेशन की अभिक्रिया होती है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों का संघनन होता है जिसमें से H2O जो है वो निकल जाता है और H2O निकलने पर इस तरह से C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 आपस में जुड़ जाते हैं। इसका नाम पड़ जाता है बेंजिल एनिलीन या फिर इसको सिर्फ क्षार या सिर्फ बेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डायएज़ोटाइजेशन यानी कि डायएज़ोटीकरण। इस रिएक्शन में होता क्या है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड amino group is replaced by N2Cl group and a solid unstable diazo compound is formed. The reaction is named as diazotization reaction. कह रहे हैं डायएज़ोनीकरण में क्या होगा कि बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़ा समूह, सीधे कौन सा समूह जुड़ा है, NH2 समूह, तो सीधे जुड़ा समूह HNO2 के साथ क्रिया करने पर N2Cl समूह द्वारा विस्थापित होकर ठोस एवं अस्थायी डायएज़ो यौगिक देता है और यह अभिक्रिया डायएज़ोनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका एनिलीन आपने ले लिया, इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaNO2 और एक आपका कोई अम्ल यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमने ले लिया HCl ले लिया। टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप था वो N2Cl ग्रुप द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अब हमारे पास तीन हमारे सांद्र अम्ल हमने पढ़े हैं, तीन हमारे जो एसिड हैं वो हमने पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा है HCl, एक पढ़ा है HNO3, एक पढ़ा है H2SO4। तो जब आप HCl लेते हैं तो आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एसिड के रूप में HNO3 लेंगे तो आपको बेंजीन डायजोनियम नाइट्रेट मिलेगा। और अगर आप H2SO4 लेते हैं NO2 के साथ यानी नाइट्रस एसिड के साथ आप H2SO4 लेते हैं तो आपको बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। तो तीन कंपाउंड हम प्राप्त कर सकते हैं, तीन यौगिक हम बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ आपने कौन सा दूसरा अन्य अम्ल लिया है, कौन सा दूसरा एसिड लिया है। टेम्परेचर कितना रखना है रिएक्शन का, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो जो एनिलीन है वो डायजोनियम डायजोनियम के जो डाई होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसा होता है, ठोस एवं अस्थायी डायएज़ो यौगिक होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डायएज़ोनीकरण या डायएज़ोटाइजेशन। बस ये याद रखिएगा कि तीन अलग अलग एसिड ऐड करने पर हमें तीन अलग अलग कंपाउंड जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और इसी अभिक्रिया को अगर आप क्या करें, इसी अभिक्रिया को हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर, ज़्यादा ताप पर करा दें
तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है, यानी कि तब आपका जो डायज़ो है वो नहीं प्राप्त होता है। डायज़ोनियम लवण के स्थान पर, डायज़ोनियम सॉल्ट के स्थान पर क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। बट टेम्परेचर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। यानी कि अगर आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर रखते हैं तो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर रेज कर देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल और N2 और H2। तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है उसकी वजह से होने वाली केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा दूसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो है बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। अब जो अभिक्रियाएं होंगी, जो रिएक्शन होंगी, वो किसकी वजह से होंगी, जो आपका बेंजीन का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, जो आपका एनिलीन होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल है और इससे यहाँ पर ये NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो जो आप NH2 ग्रुप जोड़ रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम सबको पता है, एक एकल युग्म होता है, जिससे ये क्या कर सकता है, बेंजीन नाभिक में स्थानांतरित कर सकता है, बेंजीन नाभिक में, बेंजीन के न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र करने की वजह से, यानी कि एकल युग्म, इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म को बेंजीन नाभिक में स्थानांतरित करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। यानी कि ये जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 3 हमने इसके अनुनाद संरचनाएं पढ़ी थी, 3 हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। इस नेगेटिव चार्ज के आ जाने की वजह से, यानी कि इस ऋणात्मक आवेश के आ जाने की वजह से, अब जो हमारा बेंजीन का नाभिक है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सज्ज हो जाता है। यानी कि अब आने वाला जो अटैकिंग ग्रुप होगा, जो आक्रमणकारी समूह होगा, वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। तो अब जो अटैक करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, डिफिशियंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। और ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे समूह को इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइल ग्रुप्स कहा जाता है। और जो अटैक होगा वो किन पोजीशन पे होगा, 3 पोजीशन पर हो सकता है, ऑर्थो, 2 ऑर्थो स्थानों पर, 2 ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, क्योंकि इन्हीं 3 पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सबसे पहली जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्या होता है कि हम हमारे एनिलीन की जो रिएक्शन है वो हैलोजन से कराते हैं। हैलोजन हमारे पास 3 है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हैलोजन होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील, जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाले होते हैं वो होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। तो एनिलीन अधिक क्रियाशील होने के कारण Cl2 अथवा Br2 के साथ क्रिया करके ट्राई ब्रोमो एनिलीन देती है। यानी कि जो एनिलीन है उसका नेचर हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करती है, Cl2 और Br2 के साथ ट्राई ब्रोमो एनिलीन या फिर ट्राई क्लोरो एनिलीन डायरेक्टली देती है। रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सी रिएक्शन है। ये हमने एनिलीन ली, इसकी रिएक्शन 3Br2 से करा रहे हैं। ब्रोमीन जो होती है वो जल के रूप में उपस्थित होती है, जिसको ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन का जल कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर 3Br2 जल लिखा हुआ है। तो 3 मॉलिक्यूल हमें लेने हैं, Br2 वाटर के, Br2 जल के। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ब्रोमीन के जो 3 एटम है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ये पहला कार्बन होगा, तो ये ब्रोमीन वाला यहाँ पर ऑर्थो वाला दूसरा कार्बन, फिर मेटा वाला तीसरा, पैरा वाला चौथा, ये मेटा वाला 5वां और ये हो जाएगा 6ठा। तो 2,4,6 पर क्या जुड़े हुए हैं, 3 ब्रोमो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नाम पड़ गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, यानी कि सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, तो एनिलीन की रिएक्शन 180 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सल्फेनिलिक अम्ल बनाता है।
जो एनिलीन है वो 180 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जब आप हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फोनिलिक एसिड। देखिए रिएक्शन क्या होती है। तो हमने एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले तो जो H2SO4 है, हमें पता है H2SO4 ब्रेक होता है H+ और HSO4-। इस तरह से ये यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा। वैसे तो इसे ब्रेक होना चाहिए 2H+ और SO4 2- में, लेकिन जब हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रेक होता है H+ और HSO4- में। तो ये H+ HSO4- सबसे पहले जाकर NH2 ग्रुप से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राप्त होता है NH3+ HSO4-। इसको कहा जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहती है, टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, और जैसे ही आप इसे हीट करते हैं तो अपने आप ही यहाँ से H2O जो है, यहाँ से H2O क्या है, निकल जाता है। और H2O निकलने के बाद ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये सल्फेमिक एसिड यानी कि सल्फेमिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर NH3HSO4- था, इसमें से H2O निकल गया, तो यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से O निकल गया, तो क्या बचेगा, NHHSO3। तो ये देखिए NHHSO3, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, सल्फेमिक अम्ल यानी कि सल्फेमिक एसिड। इसके बाद इसमें होता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, पुनर्विन्यासित करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है और कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनिक अम्ल में। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ये रिएक्शन आपकी जो टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आप ये केमिकल रिएक्शन करा रहे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है, और सल्फेमिक एसिड जो है वो सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि यहाँ से जो SO3H ग्रुप है वो ब्रेक होकर के यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है, और पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होगा वो जाकर के यहाँ NH से जुड़ जाता है। तो रिएक्शन बन जाती है यहाँ पर, ये NH2 बन जाता है और ये SO3H यहाँ पर नीचे जुड़ जाता है। मॉलिक्यूल का नाम पड़ जाता है सल्फेनिलिक एसिड। अब अगर आपको जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसमें भी क्या होता था, एक तरफ आपके NH2 ग्रुप होता था यानी कि अमोनिया ग्रुप, अमीनो ग्रुप होता था, और दूसरी तरफ उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता था। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो आपका सल्फेनिलिक एसिड बना हुआ है, सल्फेनिक अम्ल जो मिला है, उसमें भी बेंजीन रिंग के एक तरफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बेसिक होता है, नेचर में क्षारीय होता है, और दूसरी तरफ SO3H ग्रुप है, सल्फ्यूरिक ग्रुप है, सल्फ्यूरिक समूह जो कि क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो एक ही बेंजीन रिंग में बेसिक और एसिडिक दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से ये किस रूप में होता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर किसी को भी ज्विटर आयन में कन्फ्यूज़न है तो वो अपनी जो नोट्स हैं उसमें अमीनो एसिड्स, बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु में अमीनो एसिड्स आपको पढ़ाए गए थे, उसमें जा करके वो क्लियर कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस अमीनो ग्रुप। सबसे पहले तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, वो अमीनो ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है यानी कि अमीनो समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। Therefore, NH2 group is first protected by its acetylation and subsequent hydrolysis yields corresponding nitroaniline। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इसको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए सबसे पहले हम इसका कराते हैं एसिटिलीकरण यानी कि एसिटिलेशन, और उसके बाद उसका जल अपघटन कराने पर यानी कि हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें हमारी नाइट्रोएनिलीन जो है वो प्राप्त हो जाती है। रिएक्शन देखिए कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने हमारी जो एनिलीन है उसका हमने कराया एसिटिलेशन यानी कि एसिटिलीकरण। तो रिएक्शन कराएंगे CH3COCl से। यहाँ पर जो Cl है वो क्या होगा, इस H हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा, HCl बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, NH, और यहाँ पर क्या बचेगा, CH3CO। ये CH3CO जाकर के NH से जब जुड़ जाएगा तो बनेगा NHCO CH3। इसके बाद फिर से हमने क्या कराया, HNO3 से रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि नाइट्रिक एसिड से हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें ऑर्थो पैरा, देख लीजिए ध्यान से, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्राप्त हो जाता है। और अब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन। अब ये जो हमें नाइट्रो ग्रुप मिल चुका है, इस कंपाउंड का हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जब करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, तो जो CH3CO था
जो CH3CO था वो हट जाता है दोनों ही हमारे एटम से, दोनों ही हमारे मॉलिक्यूल से, दोनों अणुओं से, और हमें हमारी ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और पैरानाइट्रोएनिलीन जो है प्राप्त हो जाती है। अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है कि ये CuCH3 कहाँ चला गया, तो ये देख ले, हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब होता है जल से अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम H2O को HOH के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने H2O को HOH के फॉर्म में लिख लिया। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए क्योंकि हमारे पास एक ऑर्थो है, एक पैरा कंपाउंड है, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से HOH जो है ब्रेक हो जाएगा H और OH में। तो OH जो है, OH समूह जो है, OH आपका आयन वो मिल जाएगा CH3CO से और बना लेगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी एक जो दूसरा वाला जो OH होगा वो यहाँ जोड़ करके CH3COH बना लेगा, और जो 2 H हैं उसमें से एक H चला जाएगा इस NH के पास और दूसरा H चला जाएगा इस NH के पास, तो बन जाएगा NH2NO2 NH2NO2। तो ये कहलाता है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और पैरानाइट्रोएनिलीन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि जो हमारा एनिलीन है, जब वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 3 हाइड्रोजन अणुओं से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, निकेल कैटलिस्ट, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो साइक्लोहेक्सेन में। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है एनिलीन का वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये NH2 ग्रुप जुड़ा होता है और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है इससे केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप 3H2 से रिएक्शन करा देंगे तो हर एक कार्बन के पास क्या पहुंच जाएगा, एक हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से हट जाते हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड हट जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन में, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। ये देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड हट जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा रहता है, और इसी का नाम होता है अमीनो साइक्लोहेक्सेन। कब प्राप्त होता है, जब हम हमारे एनिलीन का क्या कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनेशन, किसकी उपस्थिति में, निकेल कैटलिस्ट यानी कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी कपलिंग रिएक्शन, जिसको हिंदी में युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाती है। कितने टेम्परेचर पे, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इन दोनों को जब हम हीट करते हैं NaOH की प्रेजेंस में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें एक ऑरेंज कलर का रंजक यानी कि ऑरेंज कलर की डाई जो है वो प्राप्त होती है। रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये है आपकी एनिलीन। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि एक ऑरेंज कलर का रंजक होता है, ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो ये थे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण एनिलीन के। आपका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। यूज़ में देख लीजिए, एनिलीन के यूज़ में रबर बनाने में, डाई बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, और कुछ मेडिसिन्स यानी कि दवाइयों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अगर किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो वो पूछ लेगा, एंड वीडियोस को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके क्लास, थैंक यू।